नमस्कार दोस्तों। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम ये एक 100% सरकारी स्कीम है और इस स्कीम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में है वो इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी करता हो, भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे वो दुकान खोलता हो या फिर वो प्राइवेट जॉब करता हो या फिर वो सरकारी नौकरी करता हो, कोई भी व्यक्ति बस 18 से 65 साल की उम्र स्लैब के बीच में आना चाहिए, वो एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है। साल 2004 में ये स्कीम को बोलते थे न्यू पेंशन स्कीम। उस समय ये जो स्कीम थी सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 में सरकार ने ये स्कीम भारत के हर नागरिक के लिए ओपन कर दी थी। इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि रिटायरमेंट के समय हर व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसकी डिपेंडेंसी अपने बच्चों पे ना रहे, यानी एक रिटायरमेंट एज पे हर व्यक्ति के पास अपने लिए खुद का पैसा होना जरूरी है। अब इस स्कीम के तहत दो तरह के अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। एक अकाउंट को हम बोलते हैं टीयर 1 अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं टीयर 2 अकाउंट। सारी की सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आगे वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, कितनी उम्र में मुझे रिटर्न मिलेगा। इन सब के अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि XY एक्सेस एजुकेशन की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो जैसे सेक्शन एटीसी होता है, पहले हम एटीसी को समझ लेते हैं। सेक्शन एटीसी क्या बोलता है, अगर आप इन स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट मिल जाती है। यानी कि अगर आप पीएफ में या पीपीएफ में या फिर ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि, बहुत सारी स्कीम है, 5 ईयर एफडी, ये सारी की सारी स्कीम्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट हर अलग अलग वीडियो सब पे बनाई हुई है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इन सब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। खैर, एक सेक्शन एटीसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पे आते हैं। एटीसी इनकम टैक्स एक्ट का क्या बोलता है, अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 लाख रुपए तक की आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। जो एनपीएस है वो भी क्या है, सेक्शन एटीसी का एक सब सेक्शन है, एटीसीसी-D1। इसके अंदर एनपीएस आता है तो यहां पे भी हमें 1.5 लाख रुपए की नॉर्मल तरीके से टैक्स रिबेट मिल जाती है। लेकिन अब एनपीएस का फायदा क्या है, 1.5 लाख के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की टैक्स रिबेट मिलती है प्लस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, ये भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। यानी 2 लाख से भी ज्यादा टैक्स रिबेट हमें एनपीएस में मिल जाती है। अगर मैं इसकी तुलना करता हूं किसी दूसरी स्कीम के तहत तो यहां पे जो टैक्स रिबेट है यानी जो टैक्स है वो मैं ज्यादा बचा सकता हूं। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि जो ये पैसा है ये कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। तो इस वजह से जो इसका रिटर्न है वो भी बहुत ज्यादा है, यानी टैक्स रिबेट के साथ साथ मुझे रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एनपीएस का। अब सवाल ये आता है कि एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है। देखो, जैसे बैंकों को रेगुलेट आरबीआई करता है, ठीक है, उसी तरह से इंश्योरेंस को आईआरडीए रेगुलेट करता है और उसी तरह से जो एनपीएस अकाउंट है उसे रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब हम एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं, अब यहां एनपीएस अकाउंट ओपन कैसे होगा, मान लीजिए किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट ओपन है, ठीक है, तो आप उनकी ऑनलाइन जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वहां से भी एनपीएस ओपन कर सकते हैं या फिर आराम से ब्रांच विजिट करके भी आप एनपीएस अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं। जैसे ही एनपीएस अकाउंट ओपन होता है वहां से आपको एक 12 अंकों का यूनिक नंबर मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं पीआरएएन। ये पीआरएएन नंबर क्या होता है, ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। एक बार पीआरएएन नंबर खुल गया तो ये यूनिक 12 अंकों का नंबर रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एसबीआई में जाके अलग एनपीएस खोल लिया, आईसीआईसीआई में जाके अलग एनपीएस खोल लिया, ऐसा नहीं। एक बार एनपीएस खुल गया आपको यूनिक पैन नंबर मिल जाएगा, वो यूनिक नंबर ही रहेगा, यानी एक ही एनपीएस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अब एनपीएस के अंदर दो चीजें रहती हैं, पहला होता है टीयर 1 अकाउंट और दूसरा होता है टीयर 2 अकाउंट। अब टीयर 1 अकाउंट के अंदर इसे हम बोलते हैं नॉन विड्रॉएबल अकाउंट, यानी इस अकाउंट में एक बार जब मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मैं उसे वापस विड्रॉ नहीं कर सकता। यानी इस अकाउंट के तहत मैं यहाँ पे हर महीने हर साल जैसे मेरी मर्जी, मेरे पास जितना पैसा हो उतना पैसा मैं इस अकाउंट में डालता रहूंगा। बस इस पैसे को मैं वापस नहीं निकाल सकता अनटिल एंड अनलेस मेरी रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती।
तो इसके अंदर मिनिमम आपको एक साल में 6,000 रुपए कम से कम इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके बाद अगर मैं टीयर 2 अकाउंट की बात करता हूं तो टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए टीयर 1 अकाउंट का खुला होना मैंडेटरी है। यानी टीयर 2 अकाउंट को एक तरह से मैं अगर कंपेयर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ही है। तो यानी इसके अंदर मैं पैसा डाल सकता हूं, कल दोबारा निकाल सकता हूं, फिर डाल सकता हूं, फिर निकाल सकता हूं। यानी अगर मैं मोटा मोटा समझूं तो टीयर 1 जो अकाउंट है ये मेरे पेंशन का पैसा इकट्ठा हो रहा है, यानी मेरे रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा हो रहा है। इसमें मैं अगर कुछ भी डालता हूं तो मैं उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कल निकाल सकता हूं, आज फिर इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये टीयर 2 अकाउंट क्यों खुला? इसमें जो पीएफआरडीए का जो मकसद था वो ये था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम हर चीज प्रोवाइड कर दें, यानी रिटायरमेंट का पैसा भी हो जाए और जो भी कस्टमर है वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्हीं की वेबसाइट पे जाकर के ही सारा का सारा काम वो इजीली कर सकता है। एनपीएस के अंदर आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी 3 जनों को नॉमिनी आप बना सकते हैं। सवाल यहां ये आता है कि मेरा पैसा इन्वेस्ट कहां होगा? तो मेरा पैसा 3 जगह इन्वेस्ट होगा। पहला इक्विटी के अंदर, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी का मतलब डायरेक्टली ये है कि मेरा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा। अब मार्केट में क्या है कि जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है तो रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मॉडरेट रिस्क है, यानी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है तो रिटर्न्स भी कम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो कोई रिस्क ही नहीं है, यानी सरकार आपका पैसा कभी नहीं खा सकती है, तो इसके अंदर रिस्क बिल्कुल ना के गया, बिल्कुल 0% रिस्क है, तो रिटर्न्स भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहां पे अब इसके अंदर आप कहेंगे कि कितना पैसा मेरा इक्विटी में लगेगा, कितना पैसा मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा और कितना पैसा मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगेगा। अब इसके लिए 2 ऑप्शन आते हैं, या तो एक्टिव चॉइस या फिर ऑटो चॉइस। अब एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि आप अपना पैसा खुद ही इन्वेस्ट करोगे। आप खुद बताओगे कि मान लो आपके पास 100 रुपए, तो आप खुद ही बोलोगे कि 60 रुपए इक्विटी में डालो, 20 रुपए इसमें डालो और 20 रुपए इसमें डालो, यानी आप अपनी मर्जी से अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। जो एक्टिव चॉइस है उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 75% ही आप मार्केट में पैसा यानी इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो चॉइस का। इसके अंदर आपको फंड मैनेजर्स मिल जाएंगे, वो खुद ही अपना पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूं एनपीएस अकाउंट के, तो इसके अंदर मुझे सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ट्रिपल ई का बेनिफिट है, यानी एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट का। अब ये एग्जेम्प्ट क्या है? यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आप हर महीने या हर साल जितना भी पैसा डाल रहे हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो भी कर रहा है, ठीक है, यानी ब्याज लग के ब्याज पे ब्याज, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो ईयर ऑन ईयर आपका पैसा ग्रो भी कर रहा है, तो उस ग्रोथ पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप रिटायरमेंट की एज पे आ जाओगे और जब आप अपना लमसम पैसा निकालोगे तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ट्रिपल ई का, यानी एग्जेम्प्ट का। अब यहां पे 3 सेक्शंस है। पहला है सेक्शन 80cc1। 80cc1 वही बोलता है कि मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट ले सकते हो, जैसा हम सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लेते थे। इसके अलावा जो सेक्शन 80cc(d)(1)(b) है, ये बोलता है कि इस 1.5 लाख रुपए के अलावा 50,000 रुपए की और टैक्स रिबेट आपको एनपीएस अकाउंट पे मिल जाती है, यानी मैक्सिमम तो 2 लाख रुपए मैंने यहां पे बचा लिए। नॉर्मल किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करता सेक्शन 80C के अंदर तो मैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट ले सकता था, लेकिन एनपीएस अकाउंट के अंदर सेक्शन 80cc(d)(1) प्लस 80cc(d)(1)(b) को मिला के मैं 2 लाख रुपए का टैक्स बचा सकता हूं। उसके अलावा जो ये तीसरा बेनिफिट है सेक्शन 80cc(d)(2) का, ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास लोगों के लिए है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड इसका फायदा नहीं उठा सकते। सैलरीड क्लास लोगों के लिए ये सेक्शन बोलता है कि आप 2 लाख के अलावा भी और टैक्स बचा सकते हैं अगर 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक आपका एम्प्लॉयर, आप नहीं, आपका एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो 2 लाख रुपए प्लस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, यानी मान लो किसी की बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए है तो इसका 10% यानी 1 लाख रुपए और यहां पैसा बचा लेगा। उसके बाद जब आपकी एज रिटायरमेंट की हो जाएगी, यानी जब आप 60 इयर्स की एज में आ जाएंगे, तब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि एनपीएस को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर लो, यानी जब आप 70 साल की एज में आ जाओगे तब इस एनपीएस के पैसे को विड्रॉ कर लेना। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है कि एनपीएस को क्लोज करवा लो। अब क्लोजिंग के टाइम पे पीएफआरडीए क्या बोलता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपए उसको हाथों हाथ एक ही बारी लमसम सारा का सारा पैसा दे दिया जाएगा। पीएफआरडीए ये बोलता है कि हम 60% तो पैसा एक ही बारी में दे देंगे, लमसम दे देंगे, यानी 1 करोड़ का 60%, 60 लाख रुपए तो हम एक ही बारी में दे देंगे।
बाकी का जो 40% है वो उसे इन्वेस्ट करना होगा एन्युटी में, यानी उसकी हर महीने की एक पेंशन बनाएंगे, यानी जो 40 लाख रुपया है ये पेंशन की फॉर्म में हम उसे देते रहेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया? अब मान लीजिए इकट्ठा 1 करोड़ रुपया अगर किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट की एज में दे दिया, कुछ पैसा उसका रिश्तेदार खा जाएगा, कुछ पैसा कोई ले जाएगा, यानी उसकी रिटायरमेंट की तो प्रॉपर प्लानिंग बनी ही नहीं। तो पीएफआरडीए ने इसी को मद्देनजर रखते हुए 60% लमसम इकट्ठा दे दिया जाता है और 40% एन्युटी की फॉर्म में यानी मंथली पेंशन की फॉर्म में उस व्यक्ति को दिया जाता है। अब यहां पे जो ये 60% है यानी जो 60 लाख रुपया है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो ये 40% है यानी मान लीजिए 40 लाख रुपए के पीछे अगर उसे मान लीजिए जो भी महीने में जितनी भी पेंशन मिलेगी वो उसका एज अ सैलरी गिनी जाएगी, उस सैलरी के तहत उसका जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स उसे देना पड़ेगा। लेकिन जो ये लमसम पैसा मिलेगा, जो ये 60 लाख रुपया उसको मिला है, इसके ऊपर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहां सवाल ये आता है कि क्या एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है? यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 25 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट किया। अब मान लीजिए किसी उस व्यक्ति को 45 साल की उम्र में पैसे की जरूरत थी, तो क्या वो बीच में पार्शियल विड्रॉल कर सकता था? वेल देखो, इसका रूल ये है कि पार्शियल विड्रॉल हम कर तो सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो, किसी व्यक्ति को फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी है या मेडिकल के लिए पैसा चाहिए। दूसरा ये है कि अगर चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन करनी है तो ही आप एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें भी तभी कर सकते हैं जब कम से कम एनपीएस अकाउंट को ओपन हुए 10 साल कंप्लीट हो गए हो। 10 साल से पहले किसी भी हालत में आप एनपीएस से पैसा नहीं निकाल सकते। अब बात यह आती है कि ठीक है 10 साल कंप्लीट हो गए तो पैसा निकाल कितना सकते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ही आप एनपीएस से निकाल सकते हैं जब आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं। एनपीएस से 3 बार आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो रिटायरमेंट की एज से पहले, वो भी 5-5 साल के इंटरवल के बाद। मैक्सिमम 25% ही आप पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो टीयर 2 अकाउंट है, टीयर 2 अकाउंट क्या होता है? टीयर 2 अकाउंट को अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही अकाउंट है। टीयर 2 अकाउंट पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें आप पैसा डालिए, दोबारा निकालिए, दोबारा पैसा इन्वेस्ट करिए। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। टीयर 2 अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी भी नहीं है। अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको टीयर 2 अकाउंट खोलना ही खोलना है, सिर्फ टीयर 1 अकाउंट खोल के भी आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला ये है कि मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, यानी उसने मान लीजिए 25 साल की उम्र में एनपीएस खोला और उसकी जो डेथ है वो 45 ईयर्स की एज में होगी, तो उस समय क्या होगा? उसका जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो पैसा किसको मिलेगा? तो वो पैसा इजीली जो भी उसका नॉमिनी होगा, जब आप एनपीएस खोलते हैं तो नॉमिनी का ऑप्शन आता ही है, तो नॉमिनी को इजीली पैसा मिल जाता है। अगर नॉमिनी सेलेक्ट नहीं किया तो जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको पैसा मिल जाएगा। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए मैंने एनपीएस खोली 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र तक मैंने एनपीएस में पैसा डाला, उसके बाद मैंने इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया, अगले 3 साल मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उस केस में क्या होगा? देखो 3 साल कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मिनिमम 6,000 रुपए मैंने आपको बताया था कि साल का इन्वेस्ट करना ही करना है, तो 3 साल कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो यानी 3 साल का 18,000 रुपए प्लस बहुत ही कम एक पेनल्टी लगेगी। ये पैसा जब आप इन्वेस्ट करोगे तो दोबारा से अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आगे फर्दर इस अकाउंट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एनपीएस कैलकुलेटर, या आप इजीली नेट पे जाकर के एनपीएस कैलकुलेटर खोल के देख सकते हैं कि कितनी साल की उम्र में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा और कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। ये सब कुछ एनपीएस कैलकुलेटर के अंदर आप बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि 26 साल की किसी की उम्र है, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली, नीचे यहाँ पे डाला कि 5,000 रुपए वो मंथली अगर इन्वेस्ट करता है अपने 60 साल की उम्र में, जब तक वो नहीं पहुंच जाता, तो उस केस में उसने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करी है 20 लाख रुपए, 20 लाख, और यहां पे जो उसको रिटर्न मिला है वो मिला है 1,72,00,000 रुपए का। अब इस केस के अंदर उसे जो लमसम मिलेगा वो मिलेगा 1 करोड़ रुपए के आसपास, और जो उसे एन्युटी में डालना है वो 69 लाख रुपीस, यानी एन्युटी का मतलब उसे मंथली जो पैसा मिलता रहेगा। तो लमसम और एन्युटी दोनों अमाउंट दिखाई हुई है। रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10% के एक जनरल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोटल जो उसका टेन्योर है, यानी वो 34 साल के लिए 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करेगा, और यहाँ पे ये जो एन्युटी का रिटर्न है ये 7% का है। तो एनपीएस कैलकुलेटर को भी आप इजीली अपने नेट पे अपने हिसाब से एडजस्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मैं इन्वेस्ट करूंगा और कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स एनपीएस से जुड़े हुए क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।